प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। कल के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने टॉपिक शुरू किया था कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का। उसमें मैं आपको 4-5 मेथड करवा चुकी थी अप टू मोलैरिटी। मोलैरिटी कल का हमारा लास्ट टॉपिक था, तो आज इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द, भाई सारे बच्चे एक साथ ज्वाइन कर लिया करो ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द मोलैलिटी। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, मोलैलिटी से आज हम शुरू करेंगे। ये 6th मेथड है हमारा कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का। 5 मेथड हम लोग कर चुके हैं। इट इज द 6th मेथड, मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। कल पढ़ा था मोलैरिटी, उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, बट मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मोलैलिटी होती क्या है? मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब जो ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये हम कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकालेंगे? तो बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा निकलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। अगर हम सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास हमारा आ जाएगा मास ऑफ ए सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट बेटा इसकी बनेगी मोल पर केजी। यूनिट क्या बनेगी? मोल पर केजी, या इसी को हम बोलेंगे मोलल और स्मॉल m से लिखेंगे। यूनिट होगी मोल पर केजी, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलल बोलेंगे बेटा। ठीक है, कल हमने पढ़ा था मोलर, आज ये टर्म क्या है? मोलल है। तो अब इसके आगे देखिए आप। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे जो ये मोलैलिटी की टर्म है, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो ये मोलैलिटी की टर्म है, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बिकॉज मास ऑफ सोलवेंट, क्योंकि जो सोलवेंट का मास होता है वो चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज भी करेंगे ना, तो भी आपका मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो मोलैलिटी है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हो गया बेटा। तो ये आपका टॉपिक हुआ मोलैलिटी का। इसमें कोई भी डाउट आपको है तो मुझे बताइए, प्लीज रेज योर हैंड। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज रेज योर हैंड। Okay, then move to our next topic, and our next topic is 7th method of concentration expression, that is the mole fraction. तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए बेटा, तो अब हमारा नेक्स्ट मेथड होगा मोल फ्रैक्शन।
7th मेथड है कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का। स्मॉल x से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज इक्वल टू number of moles of one component divided by total number of moles of all components। ठीक है बेटा, मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ वो आप समझे। तो मान लो मैं ये लिखती हूँ, लेट ए सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स। बेटा हमने मान लिया कि जो एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक तो ए और एक है बी। इसमें एक काम कर रहा है सॉल्यूट का और एक काम कर रहा है सॉल्वेंट का। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगी ए का, तो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालती हूँ बी का, तो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। अब नंबर ऑफ मोल्स ए के कैसे निकलेंगे? गिवन मास बाय ए डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए। डब्ल्यू ए क्या हो गया? गिवन मास, और एम ए क्या हो गया? मोलर मास। ऐसे बेटा एन बी कैसे निकालोगे? डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। चाहे कंपोनेंट यहाँ 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, लेकिन जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का, दैट इज ऑलवेज रिमेन्स इक्वल टू 1। तो एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा 1 रहेगा। तो इसका मतलब एक्स ए हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस एक्स बी, या एक्स बी हम निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। एक्स बी हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, एक्स ए हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। अगली बात, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, तो मास कभी चेंज होता ही नहीं है। तो ये टेम्परेचर से फ्री होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का। और आखिरी बात, ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई स्पेसिफिक यूनिट भी नहीं होती है, इट इज यूनिट लेस। तो अब इसके बाद बेटा हम कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का लास्ट मेथड करेंगे, और लास्ट मेथड हमारा होगा नॉर्मेलिटी। लास्ट मेथड इज नॉर्मेलिटी, कैपिटल एन से इसको लिखते हैं। 8th मेथड है ये आपका नॉर्मेलिटी, इट इज 8th मेथड। अब नॉर्मेलिटी होता क्या है बेटा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय volume of solution in liter। number of gram equivalent of solute divide by volume of solution in a liter। तो इसकी यूनिट क्या बनी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसकी यूनिट क्या है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसी को नॉर्मल बोलते हैं।
कैपिटल एन से लिखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये कैसे सोल्व होगा, ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज है ना। तो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप लोग देखिए। ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू given mass of solute divide by equivalent mass। ठीक है बेटा, बोलो सारे क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, बोलो भाई। गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। और ये जो इक्विवेलेंट मास है ये कैसे निकलता है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय एसिडिटी। अगर आपका सोल्यूट बच्चों बेस है तो बेस की हम क्या देखेंगे? एसिडिटी। अगर आपका सोल्यूट एसिड है तो एसिड की क्या देखेंगे? बेसिसिटी। अगर आपका सोल्यूट सोल्ट है तो आप उसकी क्या देखोगे? वैलेंसी। अगर कोई आयन है तो आप उसका क्या देखोगे? चार्ज ऑफ आयन। तो ये आपके सारे फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अगर सोल्यूट बेस होगा तो एसिडिटी देखेंगे, एसिड होगा तो बेसिसिटी देखेंगे, सोल्ट होगा तो वैलेंसी देखेंगे, और कोई आयन होगा तो उस आयन का चार्ज देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे इक्विवेलेंट मास। जब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट मास, तो उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और फिर लास्ट में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से क्या निकल जाएगी? नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन ए लीटर। ठीक है, कर लोगे? तो ये आपका फॉर्मूला हुआ नॉर्मेलिटी का। सारे मेथड्स आपको मैंने समझा दिए हैं जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के मेथड है। अब अगली बात, जो ये नॉर्मेलिटी है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये इसकी लिमिटेशन है, इसकी कमी है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें हमने क्या लिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है ना। बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इवापोरेट, तो इवापोरेट नहीं, सॉरी ये लिखो, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेज, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेज तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टेम्परेचर, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन change with respect to change in temperature। जैसे बेटा वाटर है, जब वाटर से आइस बनाते हैं तो ठंडा करके बनाते हैं, तो जो आइस बनती है उस आइस की वॉल्यूम ज्यादा बनती है एज कंपेयर टू वाटर। जितना वॉल्यूम में आपने वाटर लिया है, आइस उससे कहीं ना कहीं ज्यादा वॉल्यूम में बढ़ेगी। मतलब कूलिंग करने पर वॉल्यूम बढ़ रही है, हीटिंग करने पर वॉल्यूम कम हो रही है। तो ये जो आपका टॉपिक है नॉर्मेलिटी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है ना वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द टेम्परेचर। देखो 30 स्टूडेंट्स थे, अब 25 हो गए। कोई बता सकता है कौन कौन गया है बेटा क्लास से? शाबाश। तो अब इसके आगे बेटा नेक्स्ट नॉर्मेलिटी में अभी हम करेंगे और टॉपिक, कुछ और टॉपिक रह गए अभी। नॉर्मेलिटी इक्वेशन ऑन डाइल्यूशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन ऑन डाइल्यूशन।
डाइल्यूशन का मतलब समझते हो? एडिशन ऑफ वाटर। तो अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते हैं तो उससे नॉर्मेलिटी पे क्या चेंज आता है वो हमें करना है। तो देखिए बेटा, ये फॉर्मूला बनेगा N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ये इनिशियल के लिए है और ये आफ्टर डाइल्यूशन फाइनल के लिए है। व्हाट इज N1? N1 है इनिशियल नॉर्मेलिटी, V1 क्या है बेटा? इनिशियल वॉल्यूम, N2 क्या है? फाइनल मोलैरिटी, और V2 है फाइनल वॉल्यूम। ठीक है बेटा, हो गया। अब लास्ट फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इक्वेशन ऑन मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट। देखिए ध्यान से, आखिरी फॉर्मूला है ये आपका। नॉर्मेलिटी इक्वेशन ऑन मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स। अगर मैं दो कंपोनेंट को मिक्स करूंगी तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए, मान लो मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक तो है ए और एक है बी। तो ए की नॉर्मेलिटी है N1 और बी की वॉल्यूम है V1, और जो N2 है उसकी नॉर्मेलिटी है N2, उसकी वॉल्यूम क्या है? V2। तो अब अगर इन दोनों को हम कर रहे हैं मिक्स, तो A प्लस बी को मैंने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद क्या होगा? जो नई नॉर्मेलिटी आएगी किसकी इक्वल होगी? N3 के। और नई वॉल्यूम क्या आएगी? V3। और V3 किसके बराबर है? V1 प्लस V2। V3 बेटा किसके बराबर है? V1 प्लस V2 के। तो N1 इनिशियल नॉर्मेलिटी है कंपोनेंट ए के लिए, V1 इनिशियल वॉल्यूम है कंपोनेंट ए के लिए, N2 नॉर्मेलिटी है कंपोनेंट बी के लिए, V2 वॉल्यूम है कंपोनेंट बी के लिए। अब जब दोनों कंपोनेंट ए और बी को मिक्स करोगे तो उससे जो आपका सॉल्यूशन बनेगा पूरा, उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? N3 होगी, और उसकी वॉल्यूम क्या होगी? V3 होगी। ठीक है, तो बेटा ये आपका टॉपिक पूरा हुआ नॉर्मेलिटी का। अब छोटी सी टर्म एक और रहेगी, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। देखिए, अब इसके आगे देखिए बेटा, अब हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो अगर हम बात करेंगे एसिड की, फोर एसिड्स, तो एसिड की नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। एसिड के लिए क्या हो जाएगा बेटा? मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। और अगर मैं यहाँ बात करूं बेस की, वो बेस में नॉर्मेलिटी इक्वल होती है मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। बेस की देखते हैं एसिडिटी, और एसिड की देखते हैं बेसिसिटी, और सोल्ट की देखते हैं वैलेंसी। सेट सोल्ट की हम क्या देखते हैं?
वैलेंसी देखते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये आपका रिलेशनशिप हुआ नॉर्मैलिटी में और मोलैरिटी में। यूनिट पहले ही करवा दी, यूनिट क्या होगी इसकी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर, ठीक है। अब इसके बाद कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का लास्ट मेथड, तो इसका लास्ट मेथड क्या है देखिए बेटा,